गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम IMET का चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे, वर्क कल्चर। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। एन ऑर्गेनाइजेशन is formed to achieve certain aims and objectives which brings individual together on a common platform and motivate them to best deliver their labor। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अचीव कुछ उसके अपने उद्देश्य होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिससे कि इंडिविजुअल टुगेदर वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे जाके मोटिवेट करे, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छे लेवल पे परफॉर्मेंस दे पाए। इफ़ एम्प्लॉयज़ टेक प्लेजर एंड एन्जॉय देयर वर्क, अगर एम्प्लॉय एन्जॉय करता है और प्लेजर वर्क में, देन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव सक्सेसफुली। तो उसका उनका जो उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन का वो सक्सेसफुली अचीव हो जाता है। फॉर एम्प्लॉय टू टेक इंटरेस्ट एट द वर्क प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप अ सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स इट। अब एम्प्लॉय जो है उनको इंटरेस्ट है अपने अपने कार्य जहाँ पे कर रहे हैं वो लोग काम अपना, ये ज़रूरी हो जाता है कि उनको उनके अंदर ईमानदारी हो अपने काम के प्रति। अब इसका वर्क कल्चर की मैं बात करूँ, डेफिनेशन वैसे क्या है। वर्क कल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सट्रैक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड मेकिंग देम स्टिक टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। वर्क कल्चर क्या है, वहाँ का आपको कल्चर इतना अच्छा होना चाहिए जिससे कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे कि एक्सट्रैक्ट कर सके अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयर्स को और ले सके वहाँ से, और मेकिंग देम स्टिक मतलब उनको वहाँ पे परमानेंटली बहुत लंबे टाइम के लिए वहाँ पे उनको रोक सकें। तो वर्क कल्चर हमारा ये होता है। अब वर्क कल्चर की बात करें, बेनिफिट्स, दो प्रोसेसेस, एटीट्यूड्स ऑफ द एम्प्लॉय। वर्क कल्चर जो है कंसेप्ट है वो ये सब चीज़ें देता है। आइडियोलॉजीज एंड प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इट इज़ द वर्क कल्चर दैट डिटरमाइन द वे एम्प्लॉयज इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। इट इज़ द एक वर्क कल्चर है जो डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से एम्प्लॉय आपका इंटरेक्ट हो रहा है और कैसे ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शंस को समझ रहा है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो ऑफ अ हेल्दी वर्क कल्चर क्या होता है, मतलब वर्क कल्चर को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हेल्दी वर्क कल्चर आर एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद द हेल्दी वर्क कल्चर। एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाइड होना चाहिए अपने और खुश होने चाहिए, जो उनको वातावरण बहुत अच्छा मिले, स्वस्थ मिले। दिस इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू कमेंड अ पर्सन हु डज गुड वर्क। अब ये एम्प्लॉय बात करूँ इसको मैं बताता हूँ पूरा। एम्प्लॉयज़ हु डू नॉट गुड वर्क शुड बी पब्लिसिटी प्रेज्ड फॉर टेकिंग देयर बेस्ट वर्क फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अच्छा काम करते हैं वहाँ पे, उनको पब्लिकली मतलब ओपनली सबके सामने उनको तारीफ़ करनी चाहिए, जिससे कि उनका काम अच्छा लोगों को मालूम पड़े और उनको उत्साहवर्धक बढ़े उनका। लेट देम फील इंडिस्पेंसेबल टू ऑर्गेनाइजेशन। उनको फील होना चाहिए कि हम बहुत ही अच्छे हैं, इंडिस्पेंसेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दोज ही डिड नॉट परफॉर्म वेल शुड बी इंकरेज टू डू वेल इन द फ्यूचर। जो अच्छा नहीं कर पा रहे उनको इंकरेज करना चाहिए अच्छा करने के लिए भविष्य में। एवरी एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड द सेम। हर एम्प्लॉय को एक ही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर बिटवीन एम्प्लॉयज एंड ईच एम्प्लॉय शुड बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज वर्क। अब डिस्क्रिमिनेटरी मतलब हर एक बिहेवियर में अलग अलग नहीं ट्रीट करना चाहिए कि ये एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा है ये बेकार है। ट्रीटमेंट उनका बराबर ही होना चाहिए। पर्सनल रिलेशनशिप शुड नॉट बी कंसीडर्ड मोर इंपॉर्टेंट एट द वर्क प्लेस। अब यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप भी नहीं आना चाहिए, जैसे कि कोई एम्प्लॉय आपका जान पहचान का है तो वहाँ पे आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें बजाय उसके जो आपकी नहीं जान पहचान का है। तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें भी देखनी होती है कि पर्सनल रिलेशनशिप आपके उसमें ना आए, जिससे कि वो ट्रीट सेव ना कर पाओ एम्प्लॉयज़ को आप। देन आता है डिस्कशन ऑन वर्क शुड बी इंक्रेज। आपका जो डिस्कशन है उस पर भी इंक्रेज करना चाहिए। एम्प्लॉय शुड डिस्कस टॉपिक्स अमंग देमसेल्व्स टू रीच बेटर एंड फास्टर कंक्लूजन। एम्प्लॉयज़ जो है उनको डिस्कस करना चाहिए टॉपिक्स को, जिससे कि वो अच्छा और सही कंक्लूजन में पहुँचें। एवरीवन शुड हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। हर एक को अपनी आज़ादी है जिससे कि वो अपने अपने व्यूज़ को डिस्कस कर सके। ऐसी छठवां हमारा पॉइंट है, द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव फेवरेबल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिकल गाइडलाइंस फॉर द एम्प्लॉयज़। तो इसके क्या है, रूल्स एंड लॉज शुड बी मेड टू बेनिफिट द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स और लॉ जो है बनाए गए फ़ायदा देने के लिए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में। एंड द एम्प्लॉय शुड ऑल्सो मेंटेन द ग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और एम्प्लॉयज़ को भी मेंटेन करना चाहिए, जो उनके रूल हैं उसका सम्मान करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ने जो दिए हैं रूल्स। द हिटलर 7th पॉइंट है, द हिटलर अप्रोच डज नॉट फिट द करेंट सीनरियो। अब हिटलर हमारा जो था तानाशाही था
तो उसका एडोल्फ हिटलर जिसको क्या कहा गया था, एडोल्फ हिटलर तानाशाही था जिसने राज्य किया था, तो उसकी करंट सीनरियो अप्रोच भी काम नहीं करेगी करंट सीनरियो पे। द टीम लीडर शुड बी एन इंस्पिरेशन टू हिज सबऑर्डिनेट। टीम लीडर जो है वो आपका हिटलर की तरह होना चाहिए, वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करे, ट्रीट अच्छा होना चाहिए, ट्रीटमेंट लाइक स्लेव्स बाय ट्राइंग टू बॉस और मेंबर, मतलब उनको अपना दास ना माने, एम्प्लॉयज़ को दास ना माने उनके हिसाब से। द सीनियर्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू द जूनियर्स। सीनियर्स को एक्सपेक्ट ये करनी चाहिए कि हम प्रॉपर डायरेक्शन दें जूनियर को, उनके साथ ट्रीटली काइंडली दया के साथ अच्छे से बात करें उनसे। 8 पॉइंट हमारा प्रमोट टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ टू टाई एम्प्लॉयज़ टुगेदर। अब ये भी करना चाहिए कि प्रमोट करें हम एक्टिविटी एम्प्लॉयज़ को एक साथ बांधने के लिए। कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा लो, वर्कशॉप करा लो, सेमिनार्स, प्रेजेंटेशन टू अपग्रेड द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़। जो आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स जो है उनकी, जो भी उनको आता है उससे भी ज़्यादा वो सीख सकें, तो वहाँ पर ये सेमिनार्स वगैरह होंगे तो वो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंस क्या है ऑफ हेल्दी वर्क कल्चर। इम्पोर्टेंस क्यों है हमारा ये? The importance of healthy work culture for an organization is factorized in points which are as follows. कौन कौन से? Due to the healthy work culture, the number of disputes in the organization is very small. अब healthy work culture हुआ तो वहाँ पर झगड़े भी बहुत कम होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, and that the ones that अगर are resolved quickly, और झगड़े नहीं होंगे तो बहुत जल्दी, अगर होंगे भी तो बहुत जल्दी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है एंड एम्प्लॉय वर्क्स enthusiastically विच इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब जो एम्प्लॉई उनको जोश के साथ काम करना चाहिए जिससे कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। एम्प्लॉयज़ वर्क विद बेटर टीम वर्क एंड बेटर कोऑर्डिनेशन। एम्प्लॉय जो है वो अच्छी टीम वर्क में काम करें और बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। देन आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्गेनाइजेशन गेन्स क्रेडिबिलिटी विच ऑल्सो अट्रैक्ट द कस्टमर। ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिबिलिटी मतलब बहुत अच्छा काम करे तो उसको क्रेडिट भी देना चाहिए जिससे कि कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हों ज़्यादा से ज़्यादा। तो दूसरा हम इसको अगर उस नज़र से देखें तो क्रेडिबिलिटी यहाँ पे ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रेडिबिलिटी भी दे, मतलब किनको, जो वहाँ से प्रोडक्शन जो हो रहा है वहाँ से वो सामान जो वेंडर वगैरह होते हैं वो वहाँ पे अपने क्रेडिट पे ले सके, मतलब उधार भी ले सके सामान, और जो आपका प्रोडक्ट है उसका पेमेंट बाद में करें। तो इससे क्या कस्टमर्स भी आपके अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर आपके आएंगे इससे। हेल्दी वर्क कल्चर नॉट ओनली कनेक्ट्स गुड एंड स्किल्ड पर्सन टू द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो स्टे कनेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म। हेल्दी कल्चर जो होगा बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे आपके एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा समय के लिए रुकेंगे। अगर हेल्दी कल्चर होगा तो वहाँ के स्टे कनेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपके जो एम्प्लॉय हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करेंगे और आपकी कंपनी नहीं छोड़ के जाएंगे। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम एंड वेल्थ। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो आपका इनकम भी होगी और वेल्थ भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी होगी। द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीज। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी आपकी कंपनी की इंक्रीज होगी। ऐसे ही आपकी कस्टमर्स डिमांड इज मेट एट द राइट टाइम एज पर डिमांड। कस्टमर्स की भी डिमांड जो है राइट टाइम पे आपकी होनी चाहिए और राइट एज पर हिज डिमांड जैसा है। अब कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर की बात करें हम तो क्या क्या हमारे, पहला है द 5 मेन कंपोनेंट ऑफ द कल्चर। वो कौन कौन से हमारे? सिंबल्स, लैंग्वेज, वैल्यूज़, बिलीव्स, नाउन्स। अब एक एक करके मैं सबको ब्रीफली बताता हूँ। सिंबल्स का क्या मतलब? दीज सिंबल्स कैन बी फिजिकली और नॉन फिजिकल। अ फ्लैग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल सिंबल। फ्लैग की बात करें फिजिकल सिंबल है, वाइल अ बाउ इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन फिजिकल सिंबल। तो हमारा जो फ्लैग झंडा होता है वो एक फिजिकली सिंबल है, उसका अपने आप में फिजिकली वो सिंबल बताता है कि हमारा ये झंडा है, उसमें पूरे चक्र को दिखाता है। जबकि बाउ मतलब तीर कमान जो है वो आपका नॉन फिजिकल पे आता है। लैंग्वेज इज यूज फॉर कम्युनिकेशन, इट कैन बी रिटन और स्पोकन। लैंग्वेज जो है बोलने उसमें काम में आते हैं। इवन व्हेन अ कल्चर यूजेस द सेम रूट लैंग्वेज एज अनदर कल्चर, डिफरेंसेस इन टर्मिनोलॉजी एंड इन्फ्लेक्शन क्रिएट न्यू मीनिंग। अब नए कल्चर से या नई जगह पे आप जाओगे तो उनका अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग लैंग्वेज होती है जिनमें अलग अलग इफेक्ट डालते हैं हम। वैल्यूज़ हेल्प इन डिफाइनिंग एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर विद इन द सोसाइटी। वैल्यू जो होती है वो डिफाइन करती है एक्सेप्टेबल जो आप ले सकें बिहेवियर विद इन ए सोसाइटी। द वैल्यू ऑफ ईच ग्रुप में बी डिफरेंट फॉर ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप का वैल्यू अलग होती है और एक दूसरे के लिए।
अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि वैल्यूज़ का जो दे रखा है इसमें, फॉर एग्जांपल अ फूड आइटम इज एक्सेप्टेबल टू ईट इन अ फैमिली। अगर जो खाना है फैमिली में अगर खा रहे हैं हम, तो जो एक्सेप्टेबल है वो सब लोग खा ही लेंगे, बट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन रिलीजियस ग्रुप, मतलब दूसरे ग्रुप में जहाँ पर्सन एसोसिएट करता है, मतलब अब दूसरे उसका आता है धर्म का, तो वहाँ पे आप ये सेम फूड को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे बाकी फैमिली। तो फैमिली में तो चल जाएगा, लेकिन अदर कास्ट का हो तो वहाँ पे वो नहीं कर वो हो पाएगा सेट खाने में, तो वो आपका रिलीजियस ग्रुप अलग हो जाएगा। बिलीव्स मीट द स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ द कल्चर। बिलीफ जो है स्पिरिचुअल नीड्स को कल्चर को बताता है। एंटायर कल्चर में बी बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ बिलीव्स, येट अ लार्ज कल्चरल ग्रुप में हैव मैनी डिफरेंट सेट्स ऑफ बिलीफ। अब विश्वास पे ही सारी आपकी कल्चर चलता है, जितना भी है विश्वास, तो एंड एंटायर कल्चर जितना भी कल्चर है आपका एक दूसरे के सेट, एक बिलीफ पे सेट करना चाहिए। अगर ये बिलीफनेस नहीं होगी, ट्रस्ट नहीं होगा, तो वो सब बेकार हो जाएगा। नॉर्म्स चेंज व्हेन अ कल्चर डेवलप रूल्स। नॉर्म्स मतलब रूल ही होते हैं, जब डेवलप होते हैं रूल तो अलग अलग नॉर्म्स चलते हैं। फंक्शन स्टैंडर्ड्स विद इन स्टाइल्स। अ लॉ दैट वाज रिक्वायर्ड 100 ईयर्स अगो मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन मॉडर्न टाइम्स। अब जो एक नया लॉ था वो 100 साल पहले जो चला था, वो अब मॉडर्न टाइम्स में नहीं सक्सेस है, ना वो रिक्वायरमेंट उसकी है ऐसी। इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिहेवियर। वैल्यूज आर बिलीव्स अबाउट व्हाट इज गुड एंड डिजायरेबल। वैल्यूज जो होती है वो आर बिलीव, विश्वास पर चलती है, क्या क्या गुड है, क्या अच्छा है, और क्या डिजायरेबल है, जो योग्य होनी चाहिए उसके। व्हाट वी कंसिडर गुड एंड डिजायर फॉर सेल्फ, फॉर अदर्स एंड फॉर होल कम्युनिटी इन ऑल्सो इंक्लूडेड। ईच एम्प्लॉय हिज ओन पर्सपेक्टिव ऑन द वर्ल्ड। हर एक का अपनी अपनी सोच होती है, एंड हिज ओन सेट ऑफ वैल्यूज। व्हेन वी ग्रो अप टू बिकम एडल्ट, द मैसेजेस वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें मैसेज दिए थे, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो फ्रेंड्स, सोसाइटी, एंड व्हेन वी आर चिल्ड्रन, या आवर वैल्यूज आर फॉर्म्ड ओनली बाय एक्सपीरियंस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें वैल्यूज़ जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस से मिलती है। जो हमें व्हाट भी एक्सपीरियंस, जो हमें एक्सपीरियंस होता है वो वैल्यू होती है, जो हमने अपने बड़ों से सीखा है, फ्रेंड्स से सीखा है, सोसाइटी से सीखा है, ठीक है, तो वही हमारी वैल्यू है। एज वी मेच्योर वी डेवलप अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। जैसे जैसे हम मेच्योर होंगे, वो हमारा डेवलपमेंट एटीट्यूड लाइफ के प्रति ज़्यादा हो जाएगा। वी डिस्कार्ड पार्ट्स ऑफ आवर वैल्यू सिस्टम एंड अडॉप्ट न्यू वैल्यूज़। हम अपनी नई वैल्यूज़ को अडॉप्ट करते हैं और पुरानी वैल्यूज़ को छोड़ते हैं। वी ब्रिंग अ होल नंबर ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस टू द वर्क प्लेस दैट डिफाइन हु वी आर। इट इज़ नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल दैट वी डिवाइड आवर सेल्फ इंटू वर्क, सेल्फ एंड अदर्स। हमने अपने आप को डिवाइड किया है अपने काम में, या सेल्फनेस में, या इन द सोसाइटी और फैमिली में। वी कैन मॉडिफाई आवर बिहेवियर टू फिट वर्क और सोशल सिचुएशन। हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने बिहेवियर को जो फिट करे हमें सोशल सिचुएशन के हिसाब से, बट इट इज़ नॉट साइकोलॉजिकली हेल्दी टू चेंज आवर इंटायर पर्सनैलिटी। अब ये साइकोलॉजी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी इंटायर पर्सनैलिटी को चेंज कर लें, और डिवाइड इमोशंस डिफरेंटली, हमारे जो इमोशंस हैं वो अलग अलग तरीके से कर लें। जो हमारा नेचर है वो नेचर ही वैसा ही रहेगा। Our identity is not permanent but evolves continuously as a result of interaction with friends। हमारी आइडेंटिटी जो है वो परमानेंट नहीं है, लेकिन तब भी हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, इंटरेक्शन होता है फ्रेंड्स के साथ, वो आपका कंटिन्यूसली बदलता रहता है, लेकिन इतना नहीं बदल सकता कि बिल्कुल ही चेंज हो जाए। फैमिली, कलीग्स एंड कस्टमर्स। वी आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर एम्प्लॉयर्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। हम इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालता है हमारे ऊपर, हमारे एम्प्लॉय भी डालते हैं, एम्प्लॉयर्स डालते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल सोसाइटी डालती है, पीपल वर्किंग इन हेल्थ इन्वायरमेंट्स, जो अच्छे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उनसे भी फ़र्क पड़ता है। इस तरह से आपकी ये काफ़ी चीज़ें हैं। ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो हैव अ वेरी, लास्ट पैराग्राफ, ह्यूमन बिहेवियर इज ऑल्सो। अब ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो भी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो ह्यूमन बिहेवियर वेरी इंपॉर्टेंट है। बाय हिज बिहेवियर अ पर्सन कैन इजीली अडेप्ट हिमसेल्फ टू एनी वर्किंग इंस्टीट्यूशन। अब जो बिहेवियर है उससे आप कोई पर्सन अडेप्ट कर सकता है आराम से इजीली वर्किंग सिचुएशन जहाँ पे वो काम कर रहा है। विद दिस क्वालिटी ही कैन क्रिएट बेटर रैपोर्ट विद अदर पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या, पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़, इससे बेटर विद क्वालिटी से वो ज़्यादा से ज़्यादा वो
क्रिएट कर सकता है नई नई चीज़ें और सीख सकता है ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को। देन आता है हमारा टॉपिक नेम बिहेवियरल साइंस। अब बिहेवियरल साइंस को मैं डेफिनेशन लूँ तो बिहेवियरल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस such as psychology, sociology, etc. that deals primarily with human action and often seeks to generalize about human behavior in society. अब बिहेवियरल साइंस हमारा जो है एक ब्रांच ऑफ साइंस ही है जिसमें कि डील करती है प्राइमरी ह्यूमन एक्शन, जैसा वो काम कर रहा है, एक्शन लिया है या फिर वो सीख इच्छा रखता है टू जनरलाइज ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का जो अपना नेचर है वो सोसाइटी में कैसा है। अब ह्यूमन बिहेवियर हमारे दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कौन सा? इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर। ये दोनों को मैं बताता हूँ आपको। इंडिविजुअल बिहेवियर में क्या है? आउट ऑफ थ्री मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैन, मटेरियल, मशीन। मैन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैन, मटेरियल, मशीन में अगर बात करें तो मैन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर ऑफ ईच पर्सन वेरीज इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स। अब जो बिहेवियर है हर आदमी का, हर पर्सन का, वो वेरी करता है अलग अलग हालातों पे, कैसे कि उसका स्किल्स क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, कैरेक्टर क्या है, इन सब चीज़ों पे। ईच पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। हर आदमी एक दूसरे से अलग अलग होता है। कैसे? फिजिकल प्रॉपर्टी, वेट, हाइट, स्ट्रेंथ। एज की बात करें हम, एज, स्किल, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, 3 पॉइंट बता रहा हूँ, अट्रैक्टिव, इंकरेजमेंट। ओके, तो इस तरह से उसका बिल्कुल डिफरेंट होता है दूसरे से। देन आता है आपका इन एडिशन टू personal qualities, certain working condition can also affect the employees behavior। एडिशन बात करें कुछ पर्सनल क्वालिटी की हम, तो कुछ निश्चित वर्किंग कंडीशन है जो इफेक्ट डालती है एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर पे। वो कौन सी सिचुएशन होती है? दीज सिचुएशंस आर फिजिकल एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस लेआउट, मेथड्स ऑफ वर्क एंड डिज़ाइन, वर्क इक्विपमेंट एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम द अबव, ऊपर की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल फैक्टर कैन ऑल्सो इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। इसको हम छोड़ दें तो ऑर्गेनाइजेशन, सोशल फैक्टर में क्या है? इफेक्ट डालता है बिहेवियर ऑफ द पर्सन को, पर्सन के बिहेवियर को। दीज रीजन में बी मैनेजरल पॉलिसीज। अब ये रीज़न होता है जिससे कि मैनेजरल पॉलिसीज आपका होती हैं, टाइप ऑफ ट्रेनिंग आती हैं, सुपरविजन होता है, सैलरी एंड इंड्यूसमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट। तो यही सब चीज़ें हैं जिनके द्वारा ये चेंजेस होता है आपका इंडिविजुअल बिहेवियर की में। फिर आता है इसका ग्रुप बिहेवियर। अब ग्रुप बिहेवियर में क्या, ये हमारा बिल्कुल सेकंड पॉइंट है। अभी तक इंडिविजुअल का था, इंडिविजुअल बिहेवियर का चल रहा था बात। अब आता है हमारा ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर इज एन एक्सप्रेशन दैट एनकाउंटर्स विद द सिचुएशन। कौन कौन सी? इन विच सम इंडिविजुअल्स एक्ट एज अ ग्रुप, जिसमें कि इंडिविजुअल्स कोई आपका ग्रुप की तरह बिहेव करे। ग्रुप बिहेवियर, अ पर्सन यूजुअली वांट्स टू वर्क इन अ ग्रुप। जो पर्सन है वो ज़्यादातर चाहता है कि वो ग्रुप में काम करे, एंड इज बिहेवियर इन ग्रुप कैन बी कम्प्लीटली उसका डिफरेंट, उसका बिहेवियर जो है ग्रुप में बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा ग्रुप जो आते हैं, ग्रुप्स एम्प्लॉयज़ कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ग्रुप की बात करें तो दो तरह का होता है हमारा ग्रुप्स। कौन कौन सा होता है? फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप में क्या होता है? द फॉर्मल ग्रुप इज फॉर्म्ड by management. Its basic function is to benefit from the interaction of members in achieving the goals of the organization. फॉर्मल मेंबर आपके जो है मैनेजमेंट के द्वारा होता है। बेसिक फंक्शन का क्या होता है और फ़ायदा क्या होता है? जिससे इंटरेक्शन मेंबर्स के साथ हो जाता है और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है वो अचीव कर लेते हैं। इट इज़ क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट। ये अपने इंटरेस्ट के क्रिएट उस पर डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पे, सो दैट द स्पेसिफिक टास्क एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मेट। जिससे कि स्पेसिफिक जो टास्क है उनके और जो उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन के वो पूरे हो जाए। देन आता है आपका इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप, दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज नॉट क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप का ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं होता है। रेदर पीपल फॉर्म दिस ग्रुप ऑटोमेटिकली बाय म्यूचुअल डिस्कशन। इसमें क्या, वहाँ पे पीपल जो होते हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बन जाता है म्यूचुअल आपस में बातचीत करके। ये ग्रुप इस तरह का होता है। इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन नेचर मोर। इसमें ह्यूमन नेचर ज़्यादा आता है। अलग अलग तरह के लोग होते हैं जिनका नेचर, जिसका जिस तरह का नेचर होता है वो आपस में उनका फ्रेंडशिप और ग्रुप बनते आते हैं। मैनी पीपल फ्रॉम दिस ग्रुप्स ऑफ फॉर सोशल नीड। काफ़ी पीपल्स ऐसे हैं जो सोशल नीड से होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट से होते हैं, सिक्योरिटी एंड साइकोलॉजिकल रीजन्स के द्वारा ये बनता है इनफॉर्मल ग्रुप। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक लूँगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप बिहेवियर।